अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम लोग क्लास 7 की साइंस का चैप्टर नंबर 9 डिस्कस कर रहे हैं और लास्ट वीडियो में हमने वेव्स और वेव्स की टाइप्स को डिस्कस किया था और आज हम लोग आज की वीडियो में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को डिस्कस करेंगे। अगर आप लास्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस मौजूद हैं, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टुडे टॉपिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बेसिकली है क्या? अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जो कि मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मैंने कहा था कि ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। सो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वहाँ से ही आया, ठीक है। सो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जितनी भी हैं ये सेम स्पीड में ट्रैवल करती हैं, ये आपको पता हो, ठीक है। सो द स्पीड ऑफ लाइट, अब लाइट की जो स्पीड है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड इन एयर है। हवा के अंदर लाइट की स्पीड कितनी है, ये आपका फर्स्ट एमसीक्यूज़ इस पैराग्राफ में से आ सकता है कि व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। तो आपको पता हो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड जो है जो स्पीड होती है लाइट की वो हवा में इतनी होती है। नथिंग ट्रैवल फास्टर दैन दिस, इससे तेज़ कोई भी चीज़ नहीं ट्रैवल करती। जो सबसे तेज़ जो है लाइट ट्रैवल करती, जैसे कि अब सूरज है, सूरज की जो रोशनी है वो ज़मीन तक आ रही है, हवा से होती हुई आ रही है, तो वो इतनी स्पीड से 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से हमारे तक पहुंचती है, इसलिए हम चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। सो इफ़ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल एट द सेम स्पीड, हमने अब फर्स्ट लाइन में डिस्कस किया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो सेम स्पीड में ट्रैवल करती है। अगर तो वो ये सेम स्पीड में ट्रैवल कर रही है एंड इंक्रीज़ इन फ्रीक्वेंसी, तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी वो क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, जिसका मतलब ये है कि जो वेव लेंथ है वो उसकी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। हमने लास्ट वीडियो में वेव लेंथ भी डिस्कस किया है, हमने फ्रीक्वेंसी को भी डिस्कस किया है। तो अब वो ये कह रहे हैं कि जितनी स्पीड से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल करेंगी उतनी हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, जबकि जो वेव लेंथ है वो उतनी ही कम होगी, ठीक है। हायर फ्रीक्वेंसी वेव सून एज, सबसे हायर जो फ्रीक्वेंसी है वो किसकी होती है, एक्सरे की। जैसे मैंने कल बताया था कि आप सिर्फ एक्सरे के सामने खड़े हो तो उसकी जो शुआएं हैं, उसकी जो वेव्स हैं वो आपकी बॉडी में आके लगती हैं, तो आपका पूरा अंदर का स्केलेटन नज़र आ जाता है। सो खुद इमेजिन करो कि हमारी बॉडी अंदर से जो ये क्या है, कैसी वेव्स है जो हमारा अंदर से हर पूरा स्केलेटन हमें नज़र आ जाता है, तो इतनी तेज़ उसकी वेव्स होती हैं। सो एक्सरे हैव वेरी शॉर्ट वेव लेंथ, तो एक्सरे की क्या होती है, वेव लेंथ जो होती है वो बहुत ही छोटी, कम होती है। लोअर फ्रीक्वेंसी वेव और लोअर फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, बेसिकली अब मैं आपको सिंपल अगर वर्ड में बताऊं तो आपका यहाँ से ना एक क्वेश्चन रेडी रखना आप लोग कि अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बहुत तेज़ी से स्पीड अप हो रही हैं, ट्रैवल करती हैं, तो क्या होगा। तो आपको पता हो कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तेज़ी से स्पीड अप हो रही हैं, तेज़ी से ट्रैवल करेंगी, तो हमारी फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज़ होगी और जो वेव लेंथ है वो डिक्रीज़ होगी, ठीक है। उसके बाद फिर हमने ये पढ़ा कि हायर फ्रीक्वेंसी का वेव सच एज, सबसे हायर फ्रीक्वेंसी किस चीज़ की होती है, ये भी आपको एमसीक्यूज़ आ सकता है कि हायर फ्रीक्वेंसी किसकी है, तो आपको पता हो एक्सरे की हायर फ्रीक्वेंसी है, सच एज़ एक्सरे, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी हाई है और इसका जो वेव लेंथ है वो कम है। अभी हमने यहाँ डिस्कस किया कि जिसकी जब हमारी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होगी तो वेव लेंथ कम होगा। सो इसका मतलब ये है कि एक्सरे की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है लेकिन उसकी जो वेव लेंथ है वो कम है, ठीक है। सो लोअर फ्रीक्वेंसी वेव, अब लोअर फ्रीक्वेंसी किस किस चीज़ की है, रेडियो वेव की है, लेकिन इसकी जो वेव लेंथ होगी वो ज़्यादा होगी। आई होप अब आपको एक चीज़ क्लियर होगी हो कि अगर जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उसकी वेव लेंथ कम है, और एग्जांपल एक्सरे की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, वेव लेंथ कम है, और किसकी फ्रीक्वेंसी कम है, रेडियो वेव की, उसकी फ्रीक्वेंसी कम है लेकिन उसकी वेव लेंथ जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। सो द डायग्राम शो द कंप्लीट रेंज और स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इस डायग्राम ने हमें पूरा बताया है कि कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है स्पेक्ट्रम के थ्रू ट्रैवल कर रही हैं, 1 किलोमीटर, फिर 1 माइल, फिर 1
नैनोमीटर, फिर 1 पिकोमीटर, कैसे कैसे। अब देखो हम कैमरा तो इतना नहीं देख सकता जितना हमारे एक्सरे से नज़र आ जाता है। कैमरा हमारा सिर्फ फेस दिखाता है, जबकि अगर आप एक्सरे के सामने खड़े हो तो आपकी पूरी बॉडी नज़र आ जाती है, अंदर से आपकी हड्डियाँ, आपका स्केलेटन, हर चीज़ नज़र आ जाती है। ठीक है, तो ये एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये आपका जो यहाँ पे मेंशन है ना, मैं ज़रा इसको जूम कर लेती हूँ। 1 नैनोमीटर किसके इक्वल होता है? 0.00001 मिलीमीटर के सॉरी। और 1 पिकोमीटर किसके इक्वल होता है? 0.001 नैनोमीटर के। ठीक है, तो ये आपने एमसीक्यूज़ के लिए रेडी रखनी है, यहाँ से एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। सही है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। द वर्ड लाइट यूजुअली रेफर टू अ स्मॉल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जो लाइट का लफ्ज़ है, ये हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के लिए एक छोटा सा एक पार्ट है। ठीक है, दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय आवर आई, जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, बस इसमें यही था। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जो एमसीक्यूज़ इसमें से ज़्यादा आ सकती हैं कि लाइट, स्पीड ऑफ लाइट तो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने जहन में रखना है कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड हवा में उसकी स्पीड होती है। और अगर फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा हो, किसकी कम होती है, अगर किसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, किसकी फ्रीक्वेंसी कम है, ये भी बताओ। और 1 नैनोमीटर किसके इक्वल होता है, 1 पिकोमीटर किसके इक्वल होता है, तो ये सारा आपको इस पैराग्राफ में पता हो। मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। वो टॉपिक है हमारा साउंड, आवाज़। साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी डेट कैन ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। साउंड जो है ट्रैवल करती है, एक एनर्जी है, बेसिकली ये एनर्जी की फॉर्म है साउंड, और ये ट्रैवल करती है एक जगह से दूसरी जगह। अब यू आर लिसनिंग मी, राइट, आपको मेरी आवाज़ आ रही है, ये एक जगह से आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। आवर ईयर कैन डिटेक्ट दिस एनर्जी, हमारे कान ये एनर्जी को डिटेक्ट करते हैं। that is the way we can find out what is going on around us। इसीलिए हम पता चल जाता है कि हमारे इर्द गिर्द हो क्या रहा है। किसी के रोने की आवाज़ आ रही है तो अच्छा हमें पता चल जाएगा अच्छा कोई बच्चा रो रहा है, हंसने की आवाज़ आ रही है तो हमें पता चल जाएगा अच्छा कोई हंस रहा है। तो इसलिए हमारे कान हमें डिटेक्ट करके बता देता है। साउंड कम फ्रॉम मैनी डिफरेंट सोर्सेज। अब जो आवाज़ है वो कहाँ कहाँ से आ सकती है, डिफरेंट सोर्सेज हैं। सम आर प्लेजेंट, अदर कैन बी डेंजरस टू हियरिंग। मतलब कुछ आवाज़ें ऐसी हैं जो सुन के खुशी होगी, कुछ आवाज़ें ऐसी हैं जो ख़तरनाक लगेंगी। अब कौन कौन सी है? साउंड इज़ प्रोड्यूस व्हेन समथिंग वाइब्रेट। ये आपका एक एमसीक्यूज़ यहाँ से आ सकता है, या फिल इन द ब्लैंक से कुछ भी आ सकता है कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है। साउंड प्रोड्यूस होती है बाय वाइब्रेशन। जब भी कोई चीज़ वाइब्रेट होती है तो वो साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अगर हम पहले गिटार की एग्जांपल देख लेते हैं। इन अ गिटार इट इज़ स्ट्रिंग विच वाइब्रेट। इसकी जो स्ट्रिंग्स होती हैं वो जो है वो वाइब्रेट करती हैं, दैन हमें उसकी आवाज़ आती है, रन। उसके बाद जो आपको एक डॉग नज़र आ रहा है, व्हेन अ डॉग बार्क इट्स वोकल कॉर्ड वाइब्रेट। तो जब एक डॉग जो है वो बार्क करता है तो उसका जो वोकल कॉर्ड है वो वाइब्रेट करता है, दैन हमें उसकी आवाज़ आती है। अगर आप थंडर स्टॉर्म का देख लो, लाइटनिंग एक्सप्लोसिवली हीट एयर बिकम मेकिंग इट वाइब्रेट। कि अब जो लाइटनिंग है उसके अंदर एक तो हीट भी होती है, एनर्जी भी होती है, और इलेक्ट्रिक करंट भी होता है इसमें, ये आपको पता होना चाहिए। तो वो जब हीट एयर के साथ मिलती है तो वो वाइब्रेट करती है और फिर हमें उसकी आवाज़ आती है। जैसे हमारे स्कूल्स में बेल लगी हुई हैं, सो द हैमर स्ट्राइक द बेल टू मेक इट वाइब्रेट एंड रिंग। जो हैमर है वो बेल के साथ लगेगा और फिर वो वाइब्रेट करेगा एंड देन हमें उसकी आवाज़ आएगी। तो ये है कि कैसे साउंड प्रोड्यूस हो रही है, कौन सी चीज़ ख़तरनाक, कौन सी आवाज़ ख़तरनाक है, कौन सी नहीं। बट एज सच आपके पेपर में इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आने वाले। आपका पेपर में आएगा कि हाउ साउंड इज़ प्रोड्यूस, टेल द एग्जाम्पल। सिंपल आप बता दो कि मैंने डॉग बार्क, तो वोकल कॉर्ड उसका वाइब्रेट करता है तो हमें आवाज़ आती है। या गिटार का बता दो, स्ट्रिंग उसकी जो है वो वाइब्रेट करती हैं, दैन हमें उसकी आवाज़ आती है। बस इसमें यही था। और आपको सिर्फ पता हो कि साउंड की डेफिनेशन क्या है। साउंड एक फॉर्म है एनर्जी की जो कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल होती है। मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। सबसे पहले हम लोग डिड यू नो देख लेते हैं। द साउंड फ्रॉम अ बोंगो ड्रम कैन बी चेंज
व्हेन द प्लेयर स्क्वीज द ड्रम बिटवीन हिज नी, जो साउंड है बोंगो ड्रम का, वो उसकी जो आवाज़ है वो चेंज हो जाती है जब प्लेयर जो है ड्रम को अपनी नी से बजाता है। कोड टाइटन द ड्रम स्किन्स एंड इट प्ले अ हायर नोट। तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है ये पैराग्राफ, तो इसको हम स्किप कर देते हैं। अब ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ये लास्ट ईयर भी पेपर में आई थी, तो मे बी इस साल भी चांस हैं इसके, ठीक है। सो हाउ साउंड ट्रैवल। अब साउंड ट्रैवल कैसे करती है। अब हमने एक चीज़ तो सीख ली कि साउंड जो है वो प्रोड्यूस कैसे होती है। साउंड प्रोड्यूस होती है बाय वाइब्रेशन। अब ये ट्रैवल कैसे करेगी। इफ़ वी लिसनिंग टू अ ड्रमर इन अ बैंड, अगर हम ये ड्रम सुनते हैं, we don't have to put our ear on the drum skin to hear the beat। अब ढोल की आवाज़ अगर दूर भी बज रही होगी तो हमें आवाज़ आएगी। अब क्योंकि हमने तो नहीं कान ढोल के ऊपर रखे हुए कि हमें आवाज़ आए, नहीं, हमें दूर दूर तक आवाज़ सुनाई देती है। यानी कि वहाँ से अगर अगले मोहल्ले में ड्रम ढोल बज रहा है तो हमें वहाँ से यहाँ तक आवाज़ आएगी, क्योंकि वहाँ से साउंड ट्रैवल करके हमारे कानों तक आ रही है। बट अब ये कैसे होगा। साउंड कैन ट्रैवल थ्रू एयर। अब साउंड कैसे ट्रैवल करती है, किसकी वजह से, हवा की वजह से। सो द साउंड इज़ कैरीड टू आवर ईयर बाय वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स इन द एयर। सो द हवा, जो साउंड है वो हवा के ज़रिए ट्रैवल करके आई है और उसके साथ उसमें वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं उस आवाज़ में, जो कि हमारे कानों तक आएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ से है कि साउंड ट्रैवल कैसे करती है। साउंड ट्रैवल करती है थ्रू एयर, और वो कि जब हवा से आ रही होती है तो उसमें वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं जिससे हमें आवाज़ आती है, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाउ साउंड इज़ प्रोड्यूस और हाउ साउंड इज़ ट्रैवल, दोनों आपको आने चाहिए। अब ये डायग्राम पेपर में आई थी, मैं डायग्राम की बात कर रही हूँ। अब डायग्राम में आपको समझाती हूँ कि ये है क्या। पहला ड्रम देखें। When the drummer hit the drum skin vibrate rapidly up and down। जब एक ड्रम पे हमने हिट किया वो ड्रम अप एंड डाउन हुआ, ठीक है। उसके बाद सेकंड देखो, यहाँ पे ड्रम वाइब्रेट भी होगा, ठीक है। सेकंड में देखो, द ड्रम स्किन वाइब्रेशन मेक एयर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट। जब ड्रम की जो स्किन है वो वाइब्रेट होगी ना, तो हवा के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी वाइब्रेट करेंगे। सो द मॉलिक्यूल्स अफेक्ट दोज नेक्स्ट टू देम। सो उसके आगे जो है वो मॉलिक्यूल्स उसको अफेक्ट करेंगे जिससे आवाज़ फैलेगी, ठीक है। तो द एयर मॉलिक्यूल्स आर स्क्वैश टुगेदर। एयर के जो हवा के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में स्क्वैश हो जाएंगे। थर्ड थिंग देखो, यहाँ पे द एयर मॉलिक्यूल्स स्प्रेड आउट अगेन। यहाँ पे आवाज़ जो है वो फैलती जाएगी। इंटेंसली ऑल द एयर मॉलिक्यूल्स विल वाइब्रेट। सारे हवा के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो वाइब्रेट करेंगे। व्हेन वी हेयर द साउंड व्हेन द एयर इन आवर ईयर स्टार्ट टू वाइब्रेट आवर ईयर ड्रम। तो हमें आवाज़ वो तब सुनाई देगी जब वो एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाइब्रेट करते हुए हमारे ईयर ड्रम तक आएंगे, देन वी हेयर द साउंड। तो ये आपको याद होना चाहिए, द साउंड स्प्रेड आउट ऑल द डायरेक्शन। तो जहाँ वो जो ड्रम की ढोल की आवाज़ है वो दूर दूर तक सुनाई देती है, हमें पता चल जाता है अच्छा इस मोहल्ले में ढोल बज रहा है। तो ये ऐसे आवाज़ ट्रैवल करती है कि पहले हमने ड्रम की स्किन को हिट किया, फिर हवा में वो वाइब्रेट होगी तो हवा के मॉलिक्यूल्स भी वाइब्रेट होंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो स्प्रेड आउट हो जाएंगे, फिर हवा के मॉलिक्यूल्स आपस में स्क्वैश होंगे, देन फिर वो आवाज़ हवा के थ्रू वाइब्रेशन, वो जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं हवा के, वो हमारे कानों तक आके हमारे ईयर ड्रम पे फिर हमें सुनाई देंगे, ठीक है। तो ये डायग्राम इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको अच्छे से याद कर लेना आपने, ठीक है। अब हम ये एक डॉल्फिन का भी लास्ट ईयर आया था साइड बॉक्स से, तो ये आपने इसको भी करना है, ठीक है। डॉल्फिन कम्युनिकेट बाय सेंडिंग आउट हाई पिच स्क्वीक एंड क्लिक विच ट्रैवल थ्रू द वाटर। मतलब अब डॉल्फिन कम्युनिकेट कैसे करती है, ये इसका आंसर है, ये आपने याद करना है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साउंड एज अ वेव। साउंड एक वेव की तरह कैसे ट्रैवल करती है, ये वेव क्या है, वो कैसे काम करती है। व्हेन द कोन ऑफ द लाउड स्पीकर वाइब्रेट। अब देखो जैसे मस्जिद वगैरह में स्पीकर लगे होते हैं और भी कहीं लगे होते हैं, तो उसका जो वो है स्पीकर, उसकी कोन जो होती है वो वाइब्रेट करती है, ठीक है। सो इट मूव इन एंड आउट वेरी क्विकली। अगर हम लोग डेक भी देखें तो डेक भी अगर वो हम बजाते हैं उसको हाई स्पीड पे हाई साउंड करते हैं तो वो अंदर इन एंड आउट होता है।
तो सेम जो बाकी लाउड स्पीकर्स हैं वो भी वाइब्रेट होते हैं, वो इन एंड आउट बहुत तेज़ी से मूव आउट करती हैं। स्ट्रेचिंग एंड स्क्वैशिंग द एयर इन फ्रंट ऑफ इट, यानी कि वो स्ट्रेच करते हैं और स्क्वैश करते हैं, दो काम होंगे यहाँ पे। अब आपने अच्छे से समझना है कि ये स्ट्रेचिंग क्या है और स्क्वैशिंग क्या है, सही है। सो इन फ्रंट ऑफ द सॉरी मेरे लाइन से नज़र नहीं आ रहा, एक मिनट। ओके, द स्ट्रेच एंड स्क्वैश स्प्रेड थ्रू द एयर, वो जो स्ट्रेच और स्क्वैश किया यह हवा में फैलेगा। रादर लाइक द रिपल ऑन द पाउंड व्हेन यू थ्रो अ स्टोन इनटू द वाटर, ये सेम ऐसे है जैसे कि पानी में हमने एक पत्थर फेंका है तो उसकी वेव दूर दूर तक जाएंगी। ये हमने फर्स्ट पेज पे आपके बना हुआ है ये रिपल वाला, तो सेम ये वैसा ही है कि अगर हमने एक लाउड स्पीकर को देखा है तो वो अंदर स्क्वैश भी हो रहा है, स्ट्रेच भी हो रहा है, तो ये चीज़ ये वैसे एग्जांपल दी है। सो दीज आर साउंड वेव, ये कहलाएगी साउंड की वेव। अब यहाँ पे आपको एक डायग्राम भी नज़र आ रही है, ये भी एक लाउड स्पीकर है, ये भी देखो बैकवर्ड भी जा रहा है और फॉरवर्ड भी आ रहा है, और ये हमें उसकी साउंड वेव्स ट्रैवल करके हमारे कानों तक आ रही हैं। तो ये है स्क्वैशिंग और स्ट्रेचिंग, ठीक है। सो दे मेक आवर ईयर ड्रम वाइब्रेट, जब ये हमारे कानों तक पहुंचेगी तो ये हमारे ईयर ड्रम को वाइब्रेट करेगी, जिससे हमें आवाज़ सुनाई देती है। सो अब साउंड एज अ वेव, साउंड वेव हमने शुरू में लाइट वेव पढ़ लिया, अभी स्पेक्ट्रम वाले में कि लाइट कैसे ट्रैवल करती है। अब हम साउंड का पढ़ेंगे, साउंड वेव कैसे ट्रैवल करेगी। वो तो हमें पता है कि वो एयर मॉलिक्यूल्स के थ्रू ट्रैवल कर रही है, बट एज अ वेव ये क्या काम कर रही है, ये एज अ वेव स्क्वैच और स्ट्रेच करती है, और ये इन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड आती है, और फिर वो हमारे कानों तक आती हैं, फिर हमारे कानों को ईयर ड्रम को जाके वाइब्रेट करती हैं, देन हमें आवाज़ आती है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मॉडल ऑफ साउंड वेव क्या है। अब हमने पढ़ तो लिया कि साउंड एज अ वेव क्या है, अब उसका मॉडल कैसा है। व्हेन अ लाउड स्पीकर स्क्वैश, जब जो लाउड स्पीकर है वो स्क्वैश होगा, यानी कि वो अंदर की तरफ आएगा लाउड स्पीकर, द एयर इन फ्रंट ऑफ इट, द एयर मॉलिक्यूल्स आर फोर्स क्लोज टुगेदर, तो वो जो हवा के मॉलिक्यूल्स हैं वो उसके अंदर जाने की कोशिश करेंगे, क्लोज होने की कोशिश करेंगे, ये कहलाएगा कंप्रेशन, यानी कि क्लोज होना, बंद होना, ठीक है। सो व्हेन द लाउड स्पीकर स्ट्रेच, स्ट्रेच का मतलब होता है खुलना, बाहर की तरफ आना, ठीक है। सो द एयर मॉलिक्यूल्स आर स्प्रेड आउट, तो जब वो बाहर की तरफ आएगा तो जो हवा के मॉलिक्यूल्स हैं वो फैलेंगे, इसको हम बोलेंगे रेरीफेक्शन, ठीक है। कंप्रेशन मतलब जो स्क्वैश होगा, मतलब अंदर की तरफ जाएगा, तंग होगा। जब रेरीफेक्शन का मतलब है जब वो स्ट्रेच होगा, मतलब खुलेगा, बाहर की तरफ जाएगा, वो रेरीफेक्शन कहलाएगा। अगर आप ये दोनों डेफिनेशंस आपने याद करनी है, कंप्रेशन और रेरीफेक्शन की। अगर आप डायग्राम देखो, ये बना हुआ है कंप्रेशन, यानी कि ये देखो चीज़ तंग है, ये बना हुआ है रेरीफेक्शन। अब देखो खुली हुई है, तो इससे आप अंदाज़ा लगाओ, रेरीफेक्शन स्ट्रेच का मतलब है खींचना, और स्क्वैश का मतलब है बंद होना, क्लोज होना, ठीक है। साउंड वेव आर अ सीरीज़ ऑफ कंप्रेशन एंड अ रेरीफेक्शन, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि साउंड वेव हमने पढ़ तो लिया, साउंड ट्रैवल कैसे करती है, साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है, साउंड एज अ वेव क्या काम कर रही है, लेकिन साउंड वेव जो है कौन सी सीरीज़ है, साउंड इज़ अ वेव ऑफ सीरीज़ ऑफ कंप्रेशन एंड रेरीफेक्शन, ये दो चीज़ों की सीरीज़ है। और कंप्रेशन और रेरीफेक्शन आपको पता हो क्या है। So wavelength in the distance between two consecutive compression of two consecutive rarefaction, हमने जब लास्ट वीडियो में वेवलेंथ की डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसमें भी यही लिखा हुआ था ना, कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन एंड टू कॉन्जिक्यूटिव रेरीफेक्शन। तो अब आई होप आपको वो डेफिनेशन भी क्लियर होगी हो कि कंप्रेशन और रेरीफेक्शन का मतलब क्या है। वी कैन मॉडल दिस बाय सेंडिंग अ वेव डूइंग अ लॉन्ग स्टिकी स्प्रिंग, तो उन्होंने उस मॉडल को एक स्प्रिंग से एग्जांपल दी है, और ये अगेन ये डायग्राम आपने याद करनी। यहाँ पे रेरीफेक्शन और कंप्रेशन का तो समझ आ गया, ये फिक्स एंड है इसके, और यहाँ से उसने स्प्रिंग को पकड़ा हुआ है, तो यहाँ से देखो वो डायरेक्शन वेवलेंथ की जो ट्रैवल कर रही है वो इस तरफ को जा रही है, यहाँ से यहाँ तक एक वेवलेंथ बन रही है। ये बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मूवमेंट यहाँ से कभी आगे कर रहा है, कभी पीछे कर रहा है, कभी आगे कर रहा है, कभी पीछे। सो ये है आपकी मॉडल ऑफ साउंड वेव, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो अब।